चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कर्नाटक में कोरोना के मामले ने बढ़ाई टेंशन। 24 घंटों में सामने आए 50,201 मामले, 19 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में रविवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 50,210 नए मामले सामने आई हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35,17,682 हो गई है। वहीं 19 और संक्रमितों के मौत के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38,582 हो गई है। ये दूसरी बार है जब राज्य में दैनिक मामलों की संख्या 50,000 के पार गई है। पिछले साल 5 मई को 50,112 नए संक्रमित मिले थे। हालांकि तब मरने वालों की संख्या 386 थी, जबकि आज 19 है। अपने दैनिक बुलेटिन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कुल 31,21,274 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं और राज्य में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,57,796 है। बुलेटिन में बताया गया कि रविवार को सामने आए कुल मामलों से आधे से अधिक सिर्फ बेंगलुरु से ही रिपोर्ट हुए हैं। बेंगलुरु में 26,299 नए केस मिले हैं और 8 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज संक्रमण दर 22.70% रही। वही देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,33,533 नए केस सामने आई हैं और 525 लोगों की जान चली गई है। देश में दैनिक पॉजिटिव रेट 17% है। उत्पल पर्रिकर के बागी तेवर पर बीजेपी का अनुरोध, निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपने फैसले पर दोबारा करे विचार। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं और वह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। उसके इस फैसले को लेकर बीजेपी महासचिव उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार कर अपने पिता मनोहर पर्रिकर के सपनों को पूरा करने का अनुरोध किया है। उत्पल ने पणजी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट से वंचित होने के बाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इसके बजाय सत्तारूढ़ दल बीजेपी से पणजी सीट से मौजूदा विधायक मोन्सेरेट को मैदान में उतारा है, जिसका प्रतिनिधित्व लंबे समय तक मनोहर पर्रिकर ने किया। बीजेपी ने पिछले सप्ताह चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। बीजेपी की आज दिल्ली में अहम बैठक, अंतिम चरणों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 5वें, 6वें और 7वें चरण के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि कोर ग्रुप की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस सिंह, प्रदेश महासचिव सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। इसके बाद जिन नामों पर चर्चा होगी उन्हें पार्टी आलाकमान के सामने रखा जाएगा। इसे अंतिम रूप में केंद्रीय चुनाव समिति में दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज होने वाली सहयोगी बैठक दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज जिन प्रत्याशी के नामों पर चर्चा होगी उन्हें 25 जनवरी को केंद्रीय समिति को सौंपा जाएगा। दिल्ली में आज होने वाली बैठक 25 जनवरी तक चलेगी। कोर ग्रुप द्वारा उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को दी जाएगी और वहां से मंजूरी मिलने के बाद पार्टी इन चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसके साथ ही पहले से चौथे चरण में जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं उन पर भी आज चर्चा की जाएगी। जेएनयू परिषद में पीएचडी की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने युवती का फोन भी किया बरामद। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पीएचडी की छात्रा के साथ विश्वविद्यालय परिसर में छेड़छाड़ करने के आरोप में रविवार को पुलिस ने 27 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी नशे में था और उसकी पहचान अक्षय दोलाई के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि अक्षय मूल पश्चिम बंगाल का निवासी और वो शादीशुदा भी है। अक्षय दक्षिण दिल्ली के मुरिका में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। आरोपी बिकाजी काम प्लेस में मोबाइल रिपेयर की एक दुकान पर काम भी करता है। पुलिस ने कहा कि जेएनयू परिसर उसके आसपास लगे 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने के बाद आरोपी की पहचान की गई और उसे पकड़ लिया गया है। पुलिस ने कहा कि अक्षय दोलाई जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय वो अपने किराए के घर में प्रवेश कर रहा था। दिल्ली में भी जारी रहेगी सर्दी का सितम, बर्फीली हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन, 27 जनवरी के बाद मिलेगी राहत। देश की राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं के चलते अभी हफ्ते भर तक गलन भरी सर्दी से ठिठुरन पड़ेगा। वहीं आज यानी सोमवार को शीत दिवस रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन भर में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आसार है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक सोमवार सुबह कोहरा छाया रहेगा, वहीं दिन में सूरज निकलने के बाद आसमान साफ होगा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक कोल्ड डे या शीत दिवस में दिन में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम होता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 24 डिग्री से 4.5 डिग्री तक कम रहते हैं। ऐसे में आगामी 27 जनवरी से मौसम साफ होने के आसार बन रही हैं। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 26 जनवरी तक सुबह कोहरा रहेगा और दिन में धूप निकलने के बाद ही आसमान साफ होगा। ऐसे में 24 जनवरी को दिन में बादल छाए रहने और ठिठुरन भरी ठंड रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 25 और 26 को सुबह कोहरा तो रहेगा, लेकिन दिन में मौसम सामान्य रहने के भीतर आसार है। हालांकि इसके बाद 27 से मौसम साफ होना शुरू होगा, इसी भी सुबह हल्का कोहरा रहेगा। फिलहाल आगे 19 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा।
पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, खूबपाल खैरा को पार्टी से निकालने के लिए कहा। पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सुखपाल सिंह खैरा को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। मंत्री राणा गुरमीत सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले पिछले साल सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा है और इसी बीच कपूरथला क्षेत्र के कुछ कांग्रेस नेताओं के बीच कड़ी प्रतिद्वंदी सामने आई है। ईडी ने पिछले साल भोलात के कांग्रेस के उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वो मामले दोषी और फर्जी पासपोर्ट गिरोह का सहयोगी था। राणा गुरजीत का ये कदम खैरा, नवतेज सिंह चीमा और पंजाब के 2 अन्य नेताओं की ओर से सोनिया गांधी को एक पत्र लिखने के दिनों के बाद आया है। पत्र में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री राणा गुरजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि वो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कमजोर कर रही हैं। मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह के लिए आक्रामक चुनाव अभियान शुरू किया है, जो 70 कांग्रेस के उम्मीदवार नवतेज सिंह चीमा के खिलाफ सुल्तानपुर लोधी में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। सीएम बीरेन्द्र सिंह का दावा, बीजेपी को मिलेगा 2/3 बहुमत, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा सीएम फेस। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला करेगा। एनआई से बात करते हुए बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और केंद्रीय नेतृत्व टिकट को अंतिम रूप दे रही है। पहले हमें 21 सीट मिली थी, इस बार हमें उसे दोगुनी सीट मिलेगी। हम 2/3 बहुमत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। मणिपुर के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर बोलते हुए बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद केंद्रीय नेताओं की ओर से तय किए जाते हैं और मेरा कर्तव्य बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का किसी भी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद वो इसके बारे में सोचेगी। अन्य दलों के राजनीतिक नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा कि लोग बीजेपी चाहते हैं और इसलिए कई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। साथ ही कहा कि उन्हें चुनाव का टिकट मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह से संसदीय सचिव पर निर्भर करता है। डिजिटल पेमेंट सेक्टर की मांग सरकार फिर लाएगी, MDRC चार्ज, UPI और रुपए कार्ड को होगा फायदा। आम बजट पेश होने वाली है 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करेगी। उससे पहले उद्योग और कल कारखानों से जुड़े एक्सपर्ट और प्रतिनिधि सरकार से सुझाव दे रही हैं। एक ऐसे सुझाव डिजिटल पेमेंट सेक्टर से आया है। इस सेक्टर ने सरकार से मांग की है कि आगामी बजट में सरकार को चेयरमैन डिस्काउंट रेट चार्ज को फिर शुरू करना चाहिए। डिजिटल पेमेंट सेक्टर ने कहा कि MDR नहीं होने से देसी सिस्टम को घाटा हो रही है, जबकि विदेशी कंपनियां चांदी लूट रही हैं। डिजिटल पेमेंट सेक्टर ने कहा कि जब से मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज को बंद किया गया, तब से सबसे अधिक फायदा विदेशी कंपनी को हुआ है जो MDRC चार्ज वसूलती है। UPI और रुपए डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज नहीं लेने से देसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भारी घाटा उठाना पड़ रही है। इस चार्ज को फिर से शुरू करने के लिए पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया या PCI से सरकार ने पत्र लिखा है। सरकार से आग्रह किया गया कि MDR चार्ज की व्यवस्था आगामी बजट में बहाल कर दिया जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।